नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अंकिता सिन्हा ऑफिशियल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने हॉन्टेड सीरीज़ का पार्ट 2 जो कि है हॉन्टेड कोचिंग सेंटर। तो हॉन्टेड कोचिंग क्लास का ऐसा स्टोरी था, जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा वो प्लीज़ पहले तो जाकर के फर्स्ट पार्ट देख लें, क्योंकि तभी उनको ये पार्ट समझ में आएगा। ऐसे हम एक छोटा-सा ब्रीफ दे देते हैं कि इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी है जो गाँव से शहर पढ़ाई करने के लिए आई थी और एक कोचिंग क्लास चला रही थी। पर ये कोचिंग क्लास कैसे उसके लिए मौत का कारण बन गया, इसकी ये कहानी है। तो चलिए आगे की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। सृष्टि के जाने के बाद उसके फैमिली बहुत सदमे में थी। जाहिर सी बात है कि एक इंसान को खोने के बाद किसी भी फैमिली के साथ यही होता है। सृष्टि की मौत तो हो चुकी थी, उसे वापस लाना तो नामुमकिन था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ था, ये पता करने में भी किसी को अब दिलचस्पी नहीं रही थी, क्योंकि उन लोगों का ऐसा मानना था कि जब सृष्टि ही चली गई, तो फिर इन सब बातों को पता करके क्या मिलेगा। और उसकी मम्मी की हालत इतनी खराब थी कि इन सब चीज़ों के लिए उन लोगों के पास समय भी नहीं था। सब लोग बस उनको सँभालने में ही लगे रहते थे। वो लोग यहाँ से जाना तो चाहते थे, लेकिन इतनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पे आप कुछ सालों से रह रहे हो, थोड़ा समय लगता है इसमें। इसी बीच होता ये है कि उस कमरे को दोबारा से बंद कर दिया जाता है। सबको अब तो पता चल गया था कि वहाँ पे एक मौत हुई है, इसलिए लोग दूर से ही उस कमरे से दूर भागते थे। यहाँ पर साक्षी तो अपने घर वालों के साथ कुछ और दिन रुक जाती है, क्योंकि उसे अपने फैमिली को सँभालना भी था। उसके पति भी आए और उसके बाद चले गए। लेकिन अब यहाँ से शुरू होती है वो कहानी जहाँ पर सबको ये पता चलने वाला था कि सृष्टि के साथ आखिर हुआ क्या था। हाँ, जैसा कि हम आपको बताएँ कि किसी को इंटरेस्ट तो नहीं था ये जानने में कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन इंटरेस्ट की बात नहीं थी, बात यहाँ पे दुःख की थी। वो लोग इतने दुखी थे कि वो लोग ये सोचने में अपना समय बर्बाद ही नहीं कर पा रहे थे। वो लोग बस अपनी सृष्टि की मम्मी को सँभालने में ही उनका सारा समय चला जा रहा था, क्योंकि वो अब होने ना होने के बराबर थी। उन्हें कुछ सुध-बुध नहीं थी, कुछ भी नहीं। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह एक जगह पड़ी रहती थी और दिन-रात सृष्टि का नाम रटती रहती थी। ऐसे में कोई भी परिवार किसी भी बात की जड़ तक जाने के लिए भला क्या ही कर सकता है। इतना तो हो गया, और यहाँ पे पुलिस ने भी इसको लड़के का चक्कर बता कर के केस को बंद कर दिया था, और इनके पास इतने पैसे थे भी नहीं कि केस को आगे चलाया जा सके, इन्वेस्टिगेशन कराया जा सके। उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय बीतने के बाद जो भी काम क्रिया था वो सब तो हो जाता है, लेकिन जैसे ही ये सब चीज़ें खत्म हो गई, साक्षी को हर दिन लगभग जब-जब वो आँखें बंद करती थी सोने के लिए, तब-तब उसके सपने में सृष्टि आने लग गई। ये अब रोज़ की बात हो गई थी। ऐसा जब उसने अपने फैमिली को बताया, तो धीरे-धीरे बाकी सबने सुन के यही बात का निष्कर्ष यही दिया कि तुम अपनी बहन को बहुत याद कर रही होगी और उसका जाने का सदमा भी बहुत लगा है तुम्हें, क्योंकि तुम दोनों बचपन से बहुत क्लोज़ थी और बहनों से ज़्यादा सहेलियों की तरह रहा करती थी। शायद इसलिए तुम्हें बार-बार उसका ख़्याल आता है। लेकिन बात यहाँ इतनी नहीं थी। साक्षी ने भी पहले यहाँ पे यही सोच कर के इग्नोर किया सारी बातों को। एक दिन की बात है कि साक्षी दोपहर के वक़्त सो रही थी और जैसे ही हमेशा की तरह उसने आँखें बंद की, उसके सपने में सृष्टि आई। इस बार सृष्टि बात कर रही थी। जी हाँ, वो रो रही थी और बार-बार दीदी, दीदी कह रही थी। और उसके बाद सृष्टि को जैसे ही देखा साक्षी ने, वो उसकी नींद खुल गई। उसकी नींद खुल गई, वो फिर से डर गई, पूरा पसीने से लथपथ हो गई। लेकिन फिर भी ये बात वहीं के अटकी रह गई कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। एक दिन की बात है कि जब साक्षी अपने घर का सारा काम खत्म करके रात में अपने कमरे में सोने जा रही थी, तो वो जब सारी लाइट्स बंद करके अपने रूम में एंटर करती है, तो उसे ऐसा लगता है कि सृष्टि जिस जगह पे बैठ के पढ़ा करती थी हर वक़्त, क्योंकि वो दोनों सेम रूम शेयर किया करते थे, वहाँ पे ही सृष्टि बैठ कर के पढ़ाई कर रही है। उस पल थोड़ी देर के लिए ही ना सही, साक्षी के मन से ये बात ही चली गई थी कि सृष्टि अब इस दुनिया में नहीं रही। तो वो नॉर्मली अपने रूम में घुस जाती है और जाती है सृष्टि के पास और बोलती है कि इतनी देर तक पढ़ाई कर रही हो, चलो अब सो जाओ, रात के बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद उसे अचानक से ही जैसे ये बात याद आई, तो उसने कहा कि तुम्हें मैं कब से कह रही हूँ कि तुम सो जाओ, तुम सो नहीं रही हो। अगर तुम अभी समय पे नहीं सोओगी, तो कल फिर कोचिंग क्लासेस कैसे लोगी? लेकिन फिर भी सृष्टि ने कोई जवाब नहीं दिया। इतना कह के वो उससे कॉपी छीन लेती है जिसमें वो कुछ लिख रही थी। कॉपी छीनते ही उस पूरे पन्ने में सिर्फ निशा, निशा, निशा का नाम भरा हुआ होता है। जैसे ही उसे ये चीज़ दिखाई देता है, साक्षी को तुरंत स्ट्राइक होता है कि अरे!
सृष्टि तो इस दुनिया में नहीं है। और फिर वो जैसे पलट के टेबल की तरफ देखती है, वहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन उस टेबल पे कोई नहीं था, पर वो कॉपी जो साक्षी के हाथ में थी, वहाँ पे अभी भी उस पूरे पन्ने पे निशा का नाम लिखा हुआ था। इसका मतलब ये था कि सृष्टि अपनी बहन से कुछ कहना चाह रही थी। उसे ये बताना चाह रही थी कि उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन वो साफ शब्दों में उससे कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रही थी। अब साक्षी के मन में ये जिद बैठ गई कि उसे पता करना है कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ। उसने ये बात अगले दिन सुबह अपने पिताजी को बताई, लेकिन उसके पापा ने साफ इनकार कर दिया उसके साथ कोई भी तरह का मदद करने के लिए। इस बात से वो बिल्कुल नाराज थे। फिर उसने अपने पति से बात की। उन्होंने उसे सहमति तो दे दी, लेकिन वो आ करके उसका मदद नहीं कर पा रहे थे। लास्ट में साक्षी को सिर्फ और सिर्फ अपने भाई का सहारा था। उसका भाई अब थोड़ा बड़ा और समझदार हो गया था, तो उसने सोचा कि अपने भाई से सारी बातें शेयर करे। उसने अपने भाई को बताया और वो दोनों भाई बहन लग जाते हैं इस बात का पता करने के लिए कि आखिर सृष्टि के साथ क्या हुआ था। उसके बाद सबसे पहले उन लोगों ने वो डायरी निकाली जिसमें सृष्टि अपने सारे स्टूडेंट्स की डिटेल और फीस डिटेल्स वगैरह लिखा करती थी। वहाँ पे पूरी डायरी में निशा का नाम हर जगह था। हर जगह, हर महीने की फीस रिसिप्ट में उसका नाम था, लेकिन कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, कोई एड्रेस नहीं था। तब वो लोग उससे कॉन्टैक्ट कैसे करते? फिर उन लोगों ने सोचा कि हम किसी दूसरे स्टूडेंट के पास जाते हैं और उससे पता करते हैं कि निशा के बिहेवियर या फिर और भी किसी चीज़ के बारे में। क्योंकि निशा अचानक से उस रात वहाँ थी और वो गायब हो गई थी, तो साक्षी को कहीं न कहीं लग रहा था, हो सकता है कि निशा ने मार दिया हो सृष्टि को। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं किसी एक स्टूडेंट के घर में, उसका नाम हम आपको नहीं बता सकते, इसलिए बस ऐसे ही बता दे रहे हैं। एक स्टूडेंट के घर में जाते हैं। उस लड़की ने उनसे कहा कि हमारे बैच में या किसी और बैच में निशा नाम की कोई लड़की नहीं पढ़ती है। जो सुन के साक्षी को थोड़ा-सा चौंक गई। फिर उसे लगा कि नहीं, अब मैं हर बैच के स्टूडेंट्स के पास जाऊँगी, क्योंकि हो सकता है इस लड़की को उसके बारे में कुछ पता ना हो। अब उसने हर बैच के कम से कम 2-3 स्टूडेंट्स के पास जाना शुरू किया। इस बात में 3-4 दिन लग गए, लेकिन हर स्टूडेंट ने सिर्फ़ यही कहा कि निशा नाम की कोई भी लड़की उनके यहाँ नहीं पढ़ती है। अब साक्षी के पास कोई और उपाय नहीं था। वो लास्ट में चली जाती है एक मंदिर में। उस मंदिर में, वो काली माँ का मंदिर था। उस मंदिर में हर वक़्त ना, उस मंदिर के थोड़ा साइड में कोई झाड़-फूँक वाले बाबा बैठा करते थे, जो कि कभी यहाँ बैठते तो कभी कहीं और। क्योंकि वो लोग शहर से अब थोड़ा जान-पहचान हो गया था, तो उन लोग उस बाबा को बहुत जगह पे देखा करते थे और वो जानते थे कि यहाँ पे ना लोग अपना कुछ तबीयत खराब हो जाती है या कुछ भी ना, तो झाड़-फूँक करवाने आते थे। तो काली माँ का मंदिर से थोड़ी दूरी पे वो बाबा बैठा करते थे। लेकिन उन लोगों ने वो ये बात पंडित जी से पूछी, तो पंडित जी ने उनको बताया कि वो बाबा भूत-प्रेत ये सब चीज़ को भगाते हैं, ऐसा उन्होंने सुना है, पर असलियत में क्या है ये वो भी नहीं जानते थे। उन्हें 2 दिन और लगे, लेकिन वो बाबा जो थे वो वहाँ पे नहीं बैठे थे। फिर एक दिन अचानक उसके भाई जब ट्यूशन से वापस आ रहा था, तो उसने उस बाबा को देखा और उनको सारी बात अकेले में ही समझा दी और उसके बाद वो उन बाबा को अपने साथ घर लेकर आया। वो बाबा घर में तो आ गए, लेकिन घर में आते ही वो वापस घर से निकल गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस घर में इतनी बुरी आत्मा है कि हम इस घर के अंदर नहीं आ पा रहे हैं। अगर हम आ भी जाएँगे ना, तो मेरी जो एनर्जी है और उसकी जो एनर्जी है वो इतना क्लैश कर रही है कि एक साथ रहना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। इतना होने के बाद साक्षी को अब ये पता चल गया था कि इस घर में शायद इन लोगों सृष्टि की आत्मा की बात कर रहे हैं और ये नहीं चाहती थी कि उसकी बहन की आत्मा भी बदनाम हो जाए। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की बाबा जी से, तो उन बोले कि ठीक है, हम आंगन तक तो आके अपना जो भी हम देख सकते हैं। उसके बाद बाबा आ जाते हैं आंगन में और जो कोचिंग क्लास जिस रूम में सृष्टि पढ़ाया करती थी उसके बाहर तक आते हैं। दरवाज़ा खोल के वो कुछ देखते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि इस कमरे में तो मैं नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर मैं जाऊँगा, क्योंकि मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ कि मैं उस आदमी आत्मा के साथ लड़ सकूँ। इसलिए मैं तुम्हें सारी बातें तो बता सकता हूँ, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, बस तुम्हें बता सकता हूँ सब। लेकिन मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता। जा कर के मैं कुछ भी है झाड़-फूँक ये तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें उसके बारे में बता सकता हूँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ चीज़ें अपने मंत्र वग़ैरह कुछ वो अपने साथ एक चीज़ रखा करते थे, वो जब कुछ शुरू ही किया था कि यहाँ पे मकान मालिक जो थी वो आ जाती हैं और बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं।
उन्होंने साक्षी को हिदायत दी कि 1-2 दिन में ही घर खाली कर दो, वरना बहुत बुरा होगा। इतना कहने के बाद साक्षी को अब लग गया कि शायद कोई भी बात हो, इन लोगों को ज़रूर पता है। फिर उन बाबा ने कुछ पूजा पाठ किया। साक्षी ने आखिरकार साक्षी और उसके भाई ने मिलके उन आंटी को रोका, बहुत मजबूरी से मोहल्ले के कुछ लोगों को बुलाया और उनको सारी बात समझाई। तो लोगों ने भी कहा कि ठीक है, अगर ये जानना चाहती है तो इसका पूरा हक बनता है। तो इसलिए उन्होंने उसको रोका और उसके बाद बाबा ने कुछ पूजा किया और उसके बाद उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। बाबा जी तो कमरे का दरवाज़ा खोल के चले गए, लेकिन वो रात उन लोगों के लिए सबसे भयानक और डरावनी होने वाली थी। जी हाँ, आज सारा भेद खुलने वाला था, सारे राज़ से पर्दा उठने वाला था। यहाँ पे उस रूम के बाहर साक्षी वेट कर रही थी कि कुछ हलचल हो, कुछ तो पता चले उसको। लेकिन उस रूम के बाहर उसे कुछ नहीं नज़र आया। रात के इसी तरह 11:30 पौने 12 बज जाते हैं। अब साक्षी का भाई उसे ज़बरदस्ती घर में ले जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर होने के बाद ज़ोर-ज़ोर से उस रूम के दरवाजे के पटकने की आवाज़ आने लगती है। इतना कहने के बाद ही वो लोग सब बाहर आते हैं। यहाँ तक कि मकान मालिक, वो अंकल, आंटी और उनका बेटा भी बाहर आते हैं और कुछ मोहल्ले के जो करीबी जो जिनका घर बहुत ज़्यादा नज़दीक था ना, वो लोग भी उठ गए थे, इतनी तेज़ आवाज़। वो लोग सब नीचे आ जाते हैं। इतने में ही उन सबको वहाँ से एक लड़की निकलती हुई नज़र आई। वो लड़की सृष्टि तो नहीं थी, तो फिर वो लड़की कौन थी? जी हाँ, वो लड़की थी निशा। निशा सबको दिखाई दे रही थी, हर किसी को दिखाई दे रही थी। लोग डर रहे थे, चिल्ला रहे थे। इतने में ही मोहल्ले के एक औरत ने कहा कि अरे! उनका जो सरनेम था, जो उनके मकान मालिक थे, उनका नाम लेके उन्होंने कहा कि अरे! ये तो आपकी बेटी है। इतना जानने के बाद ही साक्षी को अब सारी बातें समझ में आने लगी। उसे पता चल गया कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो अब सारा सच उनके मुँह से सुनना चाहती थी। अब यहाँ पर जो मकान मालकिन थी, उन्होंने सबको सच बताने की ठानी। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक बच्ची की जान गई है तो मैं सारी बात बताने को तैयार हूँ। लोगों के डर से उसने सारी बात बताना शुरू किया। उसने बताया कि जब उनकी बेटी निशा 11वीं क्लास में थी, तो वो भी बहुत पढ़ाई में तेज़ हुआ करती थी और 12वीं की परीक्षा के बाद वो विदेश जाना चाहती थी अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए। वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी और उसने अपने माता-पिता से ये बात शेयर की थी। क्योंकि उन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो उन लोगों ने भी निशा की ये बात मान ली थी और उन्होंने उसे कहा था कि अगर 12वीं में अच्छे नंबर आते हैं, तो तुम्हें हम विदेश भेज देंगे पढ़ाई के लिए। इसके बाद निशा ने पढ़ाई अपनी जारी रखी, लेकिन इसी बीच उसने एक और कोचिंग सेंटर जॉइन किया जो कि मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए था। वहाँ पे उसे एक लड़का मिला जो उसे बहुत अच्छा लगने लगा और उसके वजह से निशा अपनी पढ़ाई से पूरी तरह से भटक गई थी। पूरी तरह से भटकने के बाद निशा के नंबर कम आने लगे, सब कुछ खराब होने लगा उसके साथ। इसके बाद भी निशा उस लड़के को छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जब एक दिन निशा के भाई ने यानी कि मकान मालिकिन के बेटे ने उसे अपनी बहन को उस लड़के के साथ देखा, तो उसे बहुत गुस्सा आया। जब निशा घर आई तो उसके साथ बहुत मारपीट की गई, उसे बहुत समझाया भी गया लेकिन निशा नहीं मानी। अगले दिन ही निशा को उसके मौसी के घर भेजने का प्लान बना लिया गया था। लेकिन इतना सब होने के बाद उस दिन ही रात में निशा ने भागने का प्लान कर लिया। निशा ने सोचा कि अगर वो घर से भाग जाएगी, तो वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर लेगी और उस लड़के से शादी कर लेगी, जो कि बहुत गलत डिसीजन था। क्योंकि निशा अभी 18 साल की नहीं हुई थी और वो ये सारे डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं थी और इसलिए उसके फैमिली मेंबर्स ये नहीं चाहते थे कि वो कोई गलत कदम उठाए। यहाँ पे निशा घर से भागने के लिए तैयार थी। वो कमरा जिसमें सृष्टि अपना कोचिंग क्लास चलाती थी, वो निशा का कमरा हुआ करता था। इसलिए उसके लिए वो नीचे से ही भागना आसान था। लेकिन ये बात किसी तरह उसके पिता को भनक लग जाती है क्योंकि उन्होंने बहुत देर तक निशा के कमरे की लाइट्स ऑन देखी और उन्हें ऐसा लगा कि शायद निशा कुछ प्लान कर रही होगी। जैसे ही निशा घर से बाहर निकलती है, उसके पापा और भाई ने उसे पकड़ लिया और इसी मारपीट के बीच उन लोगों ने अपने हाथों से उसे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। वो बेहोश उसकी साँसें
बिल्कुल अच्छे से चल रही थी। उन्हें इतना तो होश था कि वो अपनी बच्ची को जान से तो नहीं मार सकते थे। लेकिन उन्होंने इतना उसको मारा था कि उसका सुध-बुध खो चुका था बिल्कुल, वो बेहोश सी बस पड़ी हुई थी। उसकी माँ ने उसके घाव, ज़ख्म वगैरह साफ़ किए और उसे कहा कि बेटी तू यहाँ पे ही सो जा, लेकिन अपने कमरे में ले जाकर के उसे बोला कि तू यहाँ पर ही सो जा, लेकिन तू ये गलत कदम मत उठा। तू जो बोलेगी, अगर तुझे इसी लड़के से शादी करनी है, तू एक बार कुछ बन जाएगी तो उसके बाद हम करा देंगे तुम्हारी शादी। लेकिन उसी दिन रात के 3 साढ़े 3 बजे के आस-पास निशा अपनी माँ के कमरे से निकल कर के अपने कमरे में जाती है और वहाँ पे फांसी लगा कर के अपनी जान दे देती है। इसलिए नहीं क्योंकि उसके माँ-बाप ने उसे रोका था, इसलिए क्योंकि वो अपने माँ-बाप के काबू में नहीं रहना चाहती थी। और अब निशा इतनी बुरी आत्मा बन चुकी थी कि जो भी उस कमरे में आता था, उसे इस तरह के भयानक इंसिडेंट्स दिखाई देते थे, इसलिए उस कमरे को हमेशा बंद रखा जाता था। पर सृष्टि की ज़िद और पैसों की थोड़ी-सी लालच के कारण मकान मालिक ने वो कमरा खोल दिया और इसीलिए सृष्टि की भी जान चली गई। क्योंकि सृष्टि थोड़ा-थोड़ा निशा से रिज़ेम्बल करती थी, वो दोनों ही पढ़ाई में अच्छे थे, वो दोनों ही उस कमरे में ज़्यादा समय बिताया करते थे। इसलिए निशा को लगा कि जो भी इस कमरे में है, उसका भविष्य सिर्फ़ यही हो सकता है। हालाँकि ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि उन अगर वो मकान मालिक अपनी बेटी की बात समझते और उसे थोड़ा और प्यार से समझाते या फिर उसके मन को और बहलाने की कोशिश करते, तो शायद वो उस दिन वो कदम नहीं उठाती और वो एक भयानक आत्मा में नहीं बदलती जो किसी और की बच्ची की जान ले ली। ख़ैर, अब जो होना था वो तो हो ही जाता है। इतना सब कुछ पता चलने के बाद साक्षी अपनी पूरी फैमिली को लेकर के 15-20 दिनों के बाद उस घर से चली जाती है। लेकिन उस घर में वो गई थी जिनके वजह से सृष्टि ही अब नहीं थी उन लोगों के साथ। सृष्टि तो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उसने अपने परिवार को एक ऐसा भविष्य दिया, अपने भाई को एक ऐसे स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद वो उसका भाई भी बहुत पढ़ लिख कर के आज एक बहुत अच्छा जॉब करता है और उसकी बहन की लाइफ़ भी ठीक ही चल रही है क्योंकि लाइफ़ तो किसी के लिए भी नहीं रुकती है। पर हाँ, एक वो कसक बाकी ही रह जाती है हर किसी के जीवन में, किसी एक को खोने के बाद। इसके बाद सृष्टि दोबारा अपनी बहन के सपने में आई और उसके बाद उसने कभी भी अपनी बहन सृष्टि को रोता हुआ नहीं देखा। सृष्टि आई, हँसते हुए चली गई और उसके बाद कभी फिर अपनी बहन के सपने में नहीं आई। तो आपको बताइएगा कि ये स्टोरी कैसी लगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। आपको मैं और भी अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ सुनाऊँगी और थैंक यू सो मच।